हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमबीए नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, आपको पता है कि हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसको अपन आज की वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। और इसके अंदर आपको पता है नर्सिंग के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं उनकी अपन बात करते हैं। आप भी किसी नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ज़्यादा ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपने यदि टॉपिक पढ़ लिए हैं तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और यदि आपने टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं और आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है तो यहाँ से आपके जो मोस्टली हम कहते हैं एक टॉपिक का ओवरव्यू है वो आपको मिल जाएगा, और यहाँ से आप आसानी से चीज़ें याद कर सकते हैं। अब तक हमने ऊपर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो स्किन रहने वाला है, ठीक है। इसके अपन 50 क्वेश्चन करेंगे, 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन से अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्किन का क्या है, देखिए। स्किन इज द पार्ट ऑफ विच सिस्टम इन द बॉडी, यानी कि स्किन है वो कौन से सिस्टम के अंतर्गत आती है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेटरी के अंदर, एंडोक्राइन के अंदर, या फिर अपन करें इंटेग्यूमेंट्री के अंदर। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर ये हम बात करें स्किन है जो पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, द स्किन जिसके अंदर दो मुख्य भाग होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस, दो लेयर्स होती हैं इसके अंदर। और इसके अलावा इसके कुछ डेरिवेटिव्स भी होते हैं जिसके अंदर हेयर्स हैं और नेल्स हैं। एंड द सबक्यूटेनियस टिश्यू कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, ये सारे मिलकर इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के निर्माण करते हैं। आपको पता है सबसे जो छोटी यूनिट है वो सेल है। सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। बहुत सारे सिस्टम मिलकर हमारे कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम यदि इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स काम आएंगे वो ऑर्गन कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले आएगी आपकी स्किन, जिसके अंदर एपिडर्मिस है और डर्मिस है, दो लेयर्स हैं। इसके बाद बात करें इसके डेरिवेटिव्स हैं, जिसके अंदर हेयर्स आते हैं, नेल्स आते हैं, और सब क्यूटेनियस जो टिश्यू है, ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन। द बॉडी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ टच, पेन एंड प्रेशर, यानी कि ऐसा कौन सा सिस्टम है बॉडी का जो कि डिटेक्ट करता है टच को, पेन को, प्रेशर को या सेंसेशन को, उसके लिए कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। या मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। देखिए, नर्व्स एंडिंग प्रेजेंट इन द डर्मिस ऑफ स्किन आर गिव सेंसेशन टू टच, प्रेशर, टेम्परेचर एंड पेन, यानी कि जो नर्व्स होती हैं वो स्किन की डर्मिस वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट रहती है। उनकी जो एंडिंग्स रहती है वो डर्मिस वाले पोर्शन के अंदर प्रेजेंट रहती है, जो कि हमें सेंसेशन करती है किसके लिए, टच के लिए, प्रेशर के लिए, या फिर टेम्परेचर के लिए, या फिर पेन के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा है, लीवर है, हर्ट है, स्किन है, या फिर इंटेस्टाइन है। तो इसका जो राइट आंसर है बी रहेगा। यहाँ पे आपसे ऑर्गन पूछा है तो स्किन है, वहीं यदि आपसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स पूछता है ये कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो वो क्या आंसर आता है, लीवर इसका राइट आंसर आता है। ये हमने जो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था वहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, देखिए, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच सरफेस एरिया 2 मीटर स्क्वायर, यानी कि लगभग 22 है, स्क्वायर फिट है। एंड वेट इज अबाउट 4.5 to 5 kg, यानी कि लगभग टोटल बॉडी वेट की बात करें तो उसका 7% पर पर्सन का स्किन का वेट रहता है, ठीक है। विच इज द एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन इन बॉडी, इंटेस्टाइन है, लिवर है, स्टमक है, या फिर स्किन है। एक्सटर्नल की बात कर रहा है लार्जेस्ट ऑर्गन बॉडी के अंदर, तो कौन सा रहेगा, स्किन रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज द सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन कॉल्ड, यानी कि जो स्किन की सुपरफिशियल लेयर है, सबसे बाहरी परत है, उसे क्या कहते हैं, सबेसियस ग्लैंड कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, डर्मिस कहते हैं, या फिर हेयर कहते हैं। सही ऑप्शन की बात करें तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। एपिडर्मिस सबसे ऊपर होती है, फिर उसके नीचे कौन सी होती है, डर्मिस होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपन को लिस्ट एक को लिस्ट दो से मैच करना है, ठीक है। देखिए, जो स्ट्रेटम ल्यूसिडम है उसको रीजन इन्वॉल्व इन रैपिड सेल डिवीजन के अंदर। स्ट्रेटम कॉर्नियम है, इसे डीप रीजन ऑफ द डर्मिस है। स्ट्रेटम बेसल्स है, लेयर ऑफ डेड सेल्स है, या फिर रेटिकुलर लेयर ऑफ ट्रांसल्यूलेंट सेल्स है। ये आधा क्वेश्चन इधर की तरफ है इसका। क्या क्वेश्चन था उधर, उधर था आपका रेटिकुलर लेयर ऑफ डर्मिस, ठीक है, और इधर की तरफ था ट्रांसल्यूसेंट सेल्स कंटेनिंग क्रेटिन। इसके सही ऑप्शन की यदि हम बात कर लें, इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, 4312, ठीक है। देखिए, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन में दी हुई है। जो स्ट्रेटम ल्यूसिडम है इसके अंदर ट्रांसल्यूसेंट सेल्स कंटेन रहती हैं जो कि क्रिएटिन को बनाती हैं, ठीक है। स्ट्रेटम कॉर्नियम है जो कि एक लेयर है डेड सेल्स की। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेटम बेसिलेस है, बेसल है, जो कि रीजन है इन्वॉल्व इन रैपिड सेल डिवीजन। रेटिकुलर लेयर्स ऑफ डर्मिस द डीप रीजन ऑफ द डर्मिस, रेटिकुलर लेयर है वो डर्मिस की कहाँ है, डीप रीजन में प्रेजेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। द स्वेट ग्लैंड इज नॉन फंक्शनल इन चिल्ड्रन टिल एज ऑफ 12 ईयर, कौन सी स्वेट ग्लैंड है, विच स्वेट ग्लैंड इज नॉन फंक्शनल, कौन सी स्वेट ग्लैंड ऐसी है जो कि नॉन फंक्शनल रहती है 12 साल तक किसी भी बच्चे के अंदर। सर्क्यूमिनस, एपोक्राइन, इक्राइन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही ऑप्शन की बात करें तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। There are two types of sweat glands in the skin are eccrine and apocrine.
among these eccrine is active since birth but apocrine become arrive beginning of puberty। ठीक है, यानी कि हम बात करें स्वेट ग्लैंड्स है वो दो प्रकार की होते हैं, एक होती है इक्राइन और दूसरी होती है एपोक्राइन। ठीक है, इक्राइन ऐसी है जो कि बर्थ पर ही आपके एक्टिवेट हो जाती हैं, लेकिन जो एपोक्राइन होती हैं वो 10 से 12 साल के बाद, यानी कि जब प्यूबर्टी की बिगिनिंग होती है, स्टार्टिंग होती है, तब जाके वो एक्टिवेट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेलेनिन रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर इज सिक्रेटेड इन, यानी कि जो मेलेनिन है ये हमें पता है स्किन कलर के रेस्पॉन्सिबल है, ये स्किन की कौन सी लेयर के अंदर सिक्रेट होता है ये हमसे पूछ रहा है। कॉर्नियम लेयर के अंदर, ल्यूसिडम लेयर के अंदर, ल्यूसम लेयर के अंदर या फिर जर्मिनेटिव लेयर के अंदर। इसके सही ऑप्शन की बात करें तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, जर्मिनेटिव लेयर के अंदर ये सिक्रेट होता है। Melanocytes are the cells found in the lower epidermis, stratum basale or फिर germinative layers, which form a pigment called melanin. Melanocyte comprise from 5 to 10% of the cell in the germinative layers of epidermis. इसके बाद बात करते हैं मेलेनिन पिगमेंट गिव्स कलर टू हेयर, सबस्टेंशिया नाइग्रा ऑफ ब्रेन एंड द कलर ऑफ द आई। ठीक है, मेलेनिन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आगे बढ़ते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। द पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल स्किन टैनिंग इज, कौन सा है जो कि स्किन टैनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो हमें पता है कौन सा है, कैरोटीन है, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लूरल इन्फ्यूजन है या फिर एम्फाइयम है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट रहेगा। मेलेनिन, मेलेनॉइड्स या फिर कैरोटीन कॉल्ड स्किन पिगमेंट, ये सारे के सारे क्या हैं, स्किन पिगमेंट हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टैनिंग ब्लैक ब्राउन कलर ऑफ स्किन। टैनिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारी स्किन है उसका ब्लैक या फिर ब्राउन कलर की हो जाती है यूवी रेज के कारण। आगे बढ़ते हैं। हेयर कलर इन ह्यूमंस टर्न वाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट, यानी कि हेयर्स का कलर है उसको कलर करने के लिए कौन सा पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है, तो हमें पता है मेलेनिन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि यदि वो वाइट हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल मेलेनिन रहेगा, जिसकी कमी से ऐसा हो रहा है तो मेलेनिन की कमी से रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हेयर बिकम वाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर बबल एट द प्रेजेंस ऑफ मेलेनिन पिगमेंट एट द प्लेस ऑफ, यानी कि मेलेनिन पिगमेंट की कमी हो गई है, उसकी जगह पर क्या आ जाते हैं, एयर बबल्स आ जाते हैं, जिससे कि हमें हेयर्स हैं वो व्हाइट कलर के या फिर ग्रे कलर के दिखाई देते हैं। पिगमेंट विच गिव्स कलर टू स्किन एंड हेयर्स, कोलेजन है, मेलेनिन है, केराटिन है या फिर प्रोलैक्टिन है। ठीक है, सही ऑप्शन की बात करें तो मेलेनिन इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इन ह्यूमन बॉडी सब सबेसियस ग्लैंड आर नॉट फाउंड इन, यानी कि कहाँ पे सबेसियस ग्लैंड्स नहीं मिलती हैं, एक्साइली के अंदर, पाम्स ऑफ द हैंड के अंदर या फिर सोल ऑफ द फीट के अंदर या फिर बोथ बी एंड सी, तो डी आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। हमारे जो हाथ की हथेलियाँ उनके अंदर हमें सबेसियस ग्लैंड्स यानी कि तेल ग्रंथियाँ नहीं दिखाई देती हैं। इसी के बाद हम बात करते हैं सोल्स ऑफ द फिट, यानी कि फिट की जो हमारा तलवा होता है वहाँ पे भी हमें सबेसियस ग्लैंड दिखाई नहीं देती, यानी कि तेलीय ग्रंथि दिखाई नहीं देती हैं। इन ह्यूमन बॉडी सबेसियस ग्लैंड आर प्रेजेंट इन पाम ऑफ द एंड एंड सोल ऑफ द फिट, एब्सेंट, सॉरी प्रेजेंट नहीं एब्सेंट होती हैं। ओनली स्वेट ग्लैंड आर प्रेजेंट इन दीज एरिया, यहाँ पे केवल और केवल स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, यानी कि हमें पता है कि हथेली के अंदर पसीना तो आता है, आपने भी देखा होगा, लेकिन ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता है। जैसे आप देखोगे अपने फेस के ऊपर ऑयल प्रोड्यूस होता है, बॉडी के अंदर ऑयल प्रोड्यूस होता है, लेकिन कभी भी हथेली और पैरों के जो तलवे होते हैं वहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कूल क्लॉथ्स टू द एक्साइला आर्मपिट डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर थ्रू, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जब अपन ठंडा कपड़ा एक्साइला यानी आर्मपिट के अंदर लगा देते हैं तो वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तो कौन सी प्रोसेस है वो इसका नाम पूछ रहा है। कंडक्शन है, एवेपोरेशन है, कन्वेक्शन है या फिर रेडिएशन है। सही ऑप्शन की बात करें तो कंडक्शन इसका राइट आंसर रहेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयन, हीट और साउंड वेव्स थ्रू अ कंडक्टर और कंडक्टिंग मीडियम कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, यदि ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, आयंस का, हीट का या फिर साउंड वेव्स का किसी भी कंडक्टर के माध्यम से या फिर कंडक्टिंग मीडियम के माध्यम से, तो उस चीज़ को अपन क्या कहेंगे, उस चीज़ को अपन कंडक्शन प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, दूसरा है कोल्ड एंड हॉट एप्लीकेशंस ट्रांसफर बाय द हीट, ट्रांसफर द हीट बाय कंडक्शन मेथड, यानी कि जब भी हीट का ट्रांसफर होता है तो वो केवल और केवल कंडक्शन मेथड से होता है। लॉस ऑफ बॉडी हीट बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफर टू द सराउंडिंग कूलर एयर कॉल्ड कन्वेक्शन। ठीक है, चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी लिक्विड है, कोई भी द्रव है, वो वेपर के अंदर यानी बाष्प के अंदर चेंज हो रहा है तो उसे अपन कहेंगे इवेपोरेशन कहेंगे। द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू स्पेस और मैटर कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, a type of heat loss that occurs when the heat is removed by air current is known as, यानी कन्वेक्शन, रेडिएशन, एवेपोरेशन या फिर कंडक्शन। ठीक है, यानी कि एक प्रकार का हीट लॉस कौन सा है, जब जो हीट है वो हट जाती है वहाँ से एयर करंट के थ्रू हो जाती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसे अपन कहते हैं कन्वेक्शन। आगे बढ़ते हैं। when a wavy loses heat due to contact with a colder subject it is called heat loss through process which of the following, ये फिर से वही चीज पूछ रहा है, तो क्या रहेगा इसका ए आंसर रहेगा। ठीक है, कंडक्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अ डैश इज अ सेल दैट मैन्युफैक्चर एंड स्टोर द प्रोटीन क्रिएटिन,
कौन सी ऐसी सेल्स हैं जिसके अंदर जो हम बात करें जो क्रिएटिन प्रोटीन है वो मैन्युफैक्चर होती है या फिर स्टोर होकर रहती है? क्रिएटिनोलाइट, क्रिटिसेलाइट, क्रिटिनोसाइट या फिर क्रेसाइट? तो इसके सही ऑप्शन की बात करें तो सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। About 90% of epidermal cells of skin are keratinocyte horn-like, which arrange in 5 layers and produce protein keratin. 5 लेयर के अंदर ये हम बात करें अरेंज रहती हैं और यहाँ से क्या प्रोड्यूस करती हैं? केरेटिन को प्रोड्यूस करती हैं। अल्फा केरेटिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन, अल्फा केरेटिन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वूल के अंदर, एग्स के अंदर, ब्लड के अंदर या फिर स्किन के अंदर? सही ऑप्शन की बात करें अपन तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। Alpha keratin is a family of hard protein polymers that are found only in epithelial cells of skin, hair and nails to provide structural strength to these organs and prevent water loss। यानी कि अल्फा प्रोटीन क्या होता है? अल्फा केरेटिन क्या होता है? एक हार्ड प्रोटीन पॉलीमर्स की फैमिली के अंदर से बिलोंग करता है, जो कि ओनली और ओनली एपिथेलियल सेल्स के अंदर पाया जाता है। स्किन की एपिथेलियल सेल्स हो सकती हैं, हेयर की एपिथेलियल सेल्स हो सकती हैं, नेल्स की एपिथेलियल सेल्स हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रिएटिन प्रोटीन का काम क्या होता है। तो क्रिएटिन प्रोटीन है वो कि हमारे ये भी जो आपको ऑर्गन्स अभी मैंने आपको बताए थे, इन सारे ऑर्गन्स जैसे आपकी स्किन है, हेयर है, नेल्स है, इस सब के लिए स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा इनको वाटर लॉस से प्रिवेंट भी करता है। ठीक है। केरेटिन द सिंपल प्रोटीन इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे पाया जाता है? तो नोज के अंदर, लिगामेंट के अंदर, आइज के अंदर, नेल्स के अंदर। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, नो डाउट। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू स्किन? कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो कि वाटर लॉस से प्रिवेंट करती है स्किन को? मेलेनिन नहीं, ये एक पिगमेंट है। कैरोटीन, केरेटिन या फिर कोलेजन? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन विच इज मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ हेयर, नेल एंड एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, ये भी हमने अभी ऊपर देखा था, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? केरेटिन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द नेल इज नोन एज, यानी कि जो नेल्स के आसपास जो टिश्यूज हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? क्लविंग कहते हैं, कोइलोनाइकिया कहते हैं, पेरोनाइकिया कहते हैं या फिर ऑन्क्योलाइसिस कहते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। आगे देखिए। एन एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ द मार्जिनल स्ट्रक्चर अबाउट द नेल कॉल्ड पेरोनाइकिया। ठीक है। डिस्ट्रॉफी ऑफ द फिंगर नेल्स इन विच दे आर थिन और कॉन्केव विद रेज्ड एजेस कॉल्ड कोइलोनिकिया, कोइलोनिकिया। यानी कि अब क्या है, जो हमारे फिंगर के नेल्स होते हैं वहाँ पर डिस्ट्रॉफी आ जाए या फिर वो पतले हो जाएं, कॉन्केव हो जाएं, मुड़ जाएं, थोड़े से उनके जो किनारे हैं मुड़ जाएं, इसको अपन क्या कहते हैं? कोइलिनी कोइकिया कहते हैं। इट इज ऑफन आल्सो कॉल्ड स्पूनिंग ऑफ द नेल्स, इसको अपन स्पूनिंग ऑफ द नेल्स भी कहते हैं। दिस कंडीशन इज समटाइम्स एसोसिएटेड विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये कंडीशन कब बनती है? जब हमारे ब्लड के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। लूजिंग और डिटैचमेंट ऑफ द नेल फ्रॉम द नेल बेड कॉल ऑन्कोलाइसिस, यानी कि यदि जो नेल है वो जड़ से ही उखड़ जाए बिल्कुल, तो उसे अपन क्या कहते हैं? ओनिकोलाइसिस कहते हैं। एंड इनलार्ज टर्मिनल फेलेक्स ऑफ द फिंगर ड्यू टू क्रोनिक हाइपो कंडीशन कॉल्ड क्लबिंग, इसे अपन क्लबिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्फेक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू अराउंड द अंडर द नेल स्किन। अब देखिए, जो हमारे नेल्स हैं उनकी स्किन है नीचे, उसके आसपास जो सॉफ्ट टिश्यू पाए जाते हैं उनके आसपास या फिर स्किन की नेल की स्किन के नीचे इन्फेक्शन हो जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? फिलोन कहते हैं, कार्बियंकल कहते हैं, सेल्यूलाइटिस कहते हैं या फिर पेरोनाइकिया कहते हैं। सही ऑप्शन की बात करें तो डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। While examining the nails of the patient, you found that there are transverse depressions in nail indicating temporary disturbance in nail growth. What are the depression known as? इस depressions को क्या कहते हैं? वेन्यूलाइंस कहते हैं या फिर कोइलोकाइन क्या कहते हैं? स्पेक्टर हेमरेज कहते हैं या फिर पेरोनाइकिया कहते हैं? इसके सही ऑप्शन की बात करें तो ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, देखिए। व्हाइट लाइंस एंड हॉरिजेंटल और ट्रांसवर्स डिप्रेशन अक्रॉस द नेल्स कॉल्ड ब्यू लाइंस, यानी कि हम बात कर रहे हैं नेल के आसपास यदि व्हाइट लाइंस आ गई हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर डिप्रेशन आ गई हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं? ब्यू लाइंस कहते हैं। इट इज़ यूजुअली साइन ऑफ सिस्टमिक डिजीज, ये एक प्रकार की सिस्टमिक डिजीज का साइन हो सकता है। इट मे बी ड्यू टू ट्रॉमा, कोरोनरी ऑक्यूलिज्म, हाइपर कैल्शियमिया, मेल न्यूट्रिशन और स्किन डिजीज के कारण ये हो सकता है। द थिकेस्ट ह्यूमन स्किन इज, सबसे मोटी ह्यूमन की जो स्किन है वो कहाँ पे पाई जाती है? पाल्म के अंदर पाई जाती है, सोल के अंदर पाई जाती है, नेक के अंदर पाई जाती है या फिर हेड के अंदर पाई जाती है? इसके सही ऑप्शन की बात करें तो सोल के अंदर हमें सबसे ज़्यादा थिकेस्ट स्किन ह्यूमन की देखने को मिलती है। सोल यानी कि जो हमारा तलवा होता है पैर का, वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। यही इसकी एक्सप्लेनेशन है। देखिए, थिकेस्ट स्किन प्रेजेंट एट द सोल ऑफ हील 4 mm थिकनेस की होती है एंड द पाम ऑफ हैंड, यानी कि हम अगर ओवरऑल बॉडी की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल बॉडी में जो स्किन पाई जा रही है, तो सबसे ज़्यादा जो थिकेस्ट स्किन कहाँ पाई जाएगी? हील के सोल्स के अंदर पाई जाएगी, और उससे थोड़ी सी कम
थिकनेस की कहाँ पाई जाएगी, हैंड के पाम के अंदर पाई जाएगी, यानी कि हमारे हाथ की हथेलियों के अंदर और पैर के तलवे के अंदर। ये ऐसी चीज़ है जैसे आप खुद भी फील कर सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। आप अपने पैर के तलवे की स्किन को देखिए और आप अपने फेस की स्किन को देखिए, आपको डिफरेंस बिल्कुल पता चल जाएगा। हथेली की स्किन को भी आप देख सकते हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर। आगे देखते हैं, नेल्स, क्लोज एंड हुप्स आर फॉर्म बाई स्किन मसल्स के द्वारा, बोन के द्वारा, स्ट्रेटम कॉर्नियम ऑफ द स्किन के द्वारा या फिर कार्टिलेज के द्वारा। यानी कि जो नेल्स होते हैं और क्लोज होते हैं, हुप्स होते हैं, यानी कि जो नेल्स यानी कि जो नाखून हो गए, क्लोज यानी कि जो पंजे होते हैं, पंजे वाले जो नाखून होते हैं जानवरों के, हुप्स होते हैं जिन्हें अपन खुर कहते हैं, ये किससे मिलकर बनते हैं, स्किन मसल से बनते हैं। बोन यानी कि हड्डियाँ होती हैं इनके अंदर, या फिर स्ट्रेटम कॉर्नियम जो स्किन की परत है वो होती है, या फिर कार्टिलेज से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी रहेगा, स्किन की लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, उससे मिलकर ये बने हुए होते हैं। Nails, claws and hoops are formed by plates of horny cell layer और stratum corneum of the epidermis। ठीक है, एपिडर्मिस की लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, उससे मिलकर ये बने हुए होते हैं। रूट्स ऑफ हेयर आर, हेयर की रूट्स क्या होती हैं, मल्टी सेलुलर होती है, यूनिसेलुलर होती है, बोथ ऑफ द अबव होती है, नन ऑफ द अबव होती हैं। सही ऑप्शन की बात करें तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जो हेयर्स की रूट होती हैं वो कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती हैं। ईच हेयर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फ्री पोर्शन आउटसाइड द स्किन कॉल्ड शाफ्ट एंड पोर्शन इनसाइड द स्किन कॉल्ड रूट। यानी कि हेयर्स के जो हैं दो पार्ट होते हैं, जो फ्री पोर्शन जो हमें बाहर की तरफ दिखाई देता है ब्लैक कलर का, वो शाफ्ट कहलाता है, ठीक है, जिसे स्केपस प्लाई कहते हैं। और जो पोर्शन स्किन के अंदर है जिसे अपन जड़ कहते हैं सामान्य भाषा में, उसे अपन रेडिक्स प्लाई कहते हैं, ठीक है। तो रूट इज अ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल ऑफ बल्ब, द एक्सपेंडेड पोर्शन एट द लोअर एंड ऑफ द हेयर रूट। यानी कि हेयर रूट के अंदर उसका पोर्शन, लोअर जो एंड पोर्शन होता है उसका, उसमें एक्सपेंडेड हमें देखने को मिलता है, फूला हुआ दिखाई देता है, बल्ब की जैसे स्ट्रक्चर उसे हमें देखने को मिल जाती है। वो कैसी सेल्स होती है, वो जो रूट हमारी मल्टी सेलुलर हो जाएंगी, ठीक है। व्हेन पेशेंट ऑन स्किन इज टेकन फ्रॉम डोनर एरिया एंड ग्राफ्ट टू रेसिपिएंट एरिया इज कॉल्ड। अब यहाँ पे स्किन डोनर की बात चल रही है, स्किन डोनेशन की बात चल रही है। तो ये क्या पूछ रहा है कि एक पेशेंट है जिसने अपनी अपनी ही स्किन लेके और डोनर एरिया को अपने ही जगह पर रेसिपिएंट बन गया है, यानी कि अपनी दूसरी पोर्शन से स्किन ली और अपनी दूसरी जगह पे ही लगवा दी। इसको अपन क्या कहेंगे, ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे, ऑटोग्राफ्टिंग कहेंगे, जीनोग्राफ्टिंग कहेंगे, एलोग्राफ्टिंग कहेंगे, या फिर नन कहेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा। अब इन सब के अंदर हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। ग्राफ्टिंग ऑफ टिश्यू फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पेशेंट बॉडी टू अनदर पार्ट लाइक वर्म कॉल्ड ऑटोग्राफ्ट। ठीक है, देखिए, ग्राफ्टिंग ऑफ टिश्यू फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पेशेंट, यानी एक एक ही पेशेंट है, उसकी दूसरे बॉडी पार्ट से लेके हमने स्किन को उठाया, टिश्यू को उठाया और उसी की जगह लगा दिया, उसी पेशेंट के अंदर लगा दिया, इसे अपन कहते हैं ऑटोग्राफ्ट। दूसरा केस क्या बन सकता है, ग्राफ्टिंग ऑफ अ टिश्यू बिटवीन मेंबर्स ऑफ वन आउन स्पीसीज और इन सेम स्पीसीज कॉल्ड एलोग्राफ्ट या फिर होमोग्राफ्ट। अब यदि हम लगा रहे हैं एक ही स्पीसीज के, सेम स्पीसीज के पर्सन के अंदर, जैसे अपन ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो अपन होमोसेफियंस है, तो हमारी एक ह्यूमन की स्किन दूसरे ह्यूमन के अंदर लगा दी, तो उसे अपन कहते हैं क्या, होमोग्राफ्ट कहते हैं या फिर एलोग्राफ्ट कहते हैं। ग्राफ्ट ऑफ टिश्यू फ्रॉम एन इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीसीज टू एन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कॉल्ड जीनोग्राफ्ट या फिर हेट्रोग्राफ्ट। होमो और हेट्रो दोनों शब्द से ही आप इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। हेट्रो का मतलब है कि स्पीसीज डिफरेंट हो गई हैं, एक इंडिविजुअल है वो डिफरेंट हो गया है, ठीक है, तो उसे अपन कहते हैं क्या, हेट्रोग्राफ्ट। ग्राफ्टिंग बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस कॉल्ड आइसोग्राफ्ट या फिर सिनग्राफ्ट। एक आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में यदि ग्राफ्टिंग हो रही तो उसे अपन क्या कहेंगे, आइसोग्राफ्ट कहेंगे या फिर सिनग्राफ्ट कहेंगे। अब यही क्वेश्चंस के रूप में बन के आएंगे आपके सामने, देखिए, ग्राफ्ट एक्सचेंज बिटवीन मेंबर्स ऑफ जेनेटिकली अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम स्पीसीज, यानी कि जेनेटिकली वो अनरिलेटेड एनिमल्स हैं लेकिन सेम स्पीसीज के हैं, तो इसको अपन क्या कहेंगे, एलोग्राफ्ट कहेंगे। बिल्कुल इसको एलोग्राफ्ट ही अपन कहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं 29 का नंबर क्वेश्चन, अ वुमन विद इनफर्टिलिटी रिसीव्स एन ओवेरियन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम हर सिस्टर हु इज आइडेंटिकल ट्विंस, फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ्ट इज। अब यहाँ पे आइडेंटिकल ट्विंस की बात आ रही है, ग्राफ्टिंग की बात आ रही है, तो जीनोग्राफ्ट होगा, ऑटोग्राफ्ट होगा, एलोग्राफ्ट होगा या फिर आइसोग्राफ्ट होगा। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, आइसोग्राफ्ट या फिर अपन इसे क्या कहेंगे, सिनग्राफ्ट भी कह सकते हैं। विच ग्राफ्टिंग ऑफ बर्न बोन आर कवर्ड विद अ पेशेंट ऑन स्किन, खुद की स्किन खुद में ही लगा रहे हैं तो ऑटोग्राफ्ट कहलाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखिए, डर्मेटोम इज अ पार्ट ऑफ, डर्मेटोम किसका पार्ट है, बोन का, मसल का, स्किन का या फिर जॉइंट्स का। तो डर्मा शब्द जहाँ भी आ जाए वो स्किन से रिलेटेड होता है। डर्माटोम होता क्या है वो चीज़ देखिए, अ रीजन ऑफ स्किन सप्लाइड बाय अ सिंगल सेंसरी नर्व कॉल्ड डर्माटोम। ठीक है, जहाँ पे एक सिंगल सेंसरी नर्व जाती है स्किन की, उसको अपन डर्माटोम कहते हैं। आगे देखिए, नेम द डिजीज कॉल्ड कॉज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा जो वायरस है उससे कौन सी डिजीज कॉज होती है, हर्पी सिम्प्लेक्स, वोट्स, हर्पी जोस्टर या फिर सोरेसिस। तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। वोट्स यानी कि जो मस्से होते हैं वो कौन कॉज करता है, तो उसको कॉज करने वाला वायरस कौन सा है, ह्यूमन पेपिलो वायरस, जिसे अपन एचपीवी शॉर्ट के अंदर कहते हैं। वार्ड्स होते क्या है, मस्से होते क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड
क्यूटेनियस एलिवेशन रिजल्टिंग फ्रॉम हाइपोट्रोफी ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर हाइपोट्रोफी हमें देखने को मिलती है। जेनाइटल वॉर्ड्स मीन्स वार्ट ऑफ द जेनाइटिलिया कॉज्ड बाय स्ट्रेन ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, सम ऑफ विच आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कंटेंट। यदि जेनाइटल पार्ट्स के अंदर हमें मस्से देखने को मिल रही हैं तो ये क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, लेकिन ये हुआ कैसे है, तो ये ट्रांसमिट हुआ है बाय सेक्सुअल कंटेक्ट से, ठीक है। द डेली इनसेंसिबल वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी नॉर्मली, यानी कि इनसेंसिबल वाटर लॉस जो कि हम फील नहीं कर सकते, इतना वाटर लॉस हमारी बॉडी के अंदर से कितना हो जाता है, 100 से 200 ml, 400 से 800 ml, 1200 से 1400 ml, 1600 से 1800 ml। तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, 400 से 800 ml। इनसेंसिबल वाटर लॉस मीन्स द वाटर लॉस अबाउट विच वी आर नॉट अवेयर, यानी कि ऐसा वाटर लॉस जिसके लिए हम अवेयर नहीं होते, हमें पता भी नहीं चलता इतना बॉडी से हमारे हो गया है। तो लगभग 800 ml पर डे वाटर हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है, लॉस हो जाता है। It's mainly lost by skin through insensible perspiration, sweating in the form of vapor from the body without appearing that moisture on the skin. It's 400 ml, यानी कि जो कि हमें पता नहीं चलता, स्वेटिंग के रूप में वेपर बन जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी पर मॉइस्चर के रूप में भी दिखाई नहीं देता, इतना होता है कितना, 400 ml पर डे। अनदर लॉस बाय लंग्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय मॉइस्चरिंग ऑफ एक्सेल हेयर, इट इज आल्सो 400 ml पर डे। इसके अलावा जब हमारे लंग से एयर बाहर निकलती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हमारे बाहर निकलती है, तो उसको मॉइस्चराइजिंग करने के लिए भी वाटर कितना चाहिए, 400 ml पर डे रिलीज हो जाता है। द अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल फ्रॉम लंग्स और वाटर वेपर इज अबाउट, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कितना होता है, देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, 400 ml पर डे, 500 इसके करीब का ऑप्शन है। वाइल रिकॉर्डिंग इनटेक आउटपुट नर्स हैज़ टू कंसीडर इनसेंसिबल वाटर लॉस फ्रॉम ह्यूमन बॉडी एज द नॉर्मल लॉसेज। नॉर्मल लॉस कितना रहेगा, तो अभी हमने पढ़ा था कितना रहेगा, 800 ml पर डे। अब अपन पढ़ रहे हैं अगला टॉपिक हमारे सामने आने वाला है वर्न। वर्न से रिलेटेड स्किन की वर्निंग किस तरीके से होती है, क्या क्या केस बन सकते हैं, वो अपन बात करेंगे। देखिए, वर्न्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि जो वर्न्स होते हैं वो किस बेसिस पे क्लासीफाई किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ वर्न कितने प्रकार के होते हैं, डिप्थ एंड एरिया, कॉज ऑफ वर्न, ब्लीडिंग फ्रॉम वर्न एरिया, यानी कि कितना बॉडी से उस एरिया से ब्लीडिंग हुआ है। तो सही ऑप्शन होगा इसका बी, डिप्थ एंड एरिया, कि कहाँ पर बर्न हुआ है, कितना डीप वो बर्न हुआ है, इसके आधार पर हम उसे क्लासीफाई करते हैं। और किस तरीके से बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फिर फोर्थ डिग्री बर्न को अपन क्लासीफाई करते हैं। विच टाइप ऑफ बर्न इज पेनलेस, यानी कि कौन सा ऐसा बर्न है जो कि पेनलेस होता है, 1 डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। तो थर्ड डिग्री जो बर्निंग होती है वो बिल्कुल पेनलेस होती है, उसको हमें पता भी नहीं चलता, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, उल्टे चलते हैं हमेशा, ठीक है। थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री बर्न आर पेनलेस बिकॉज इट डिस्ट्रॉय नर्व्स एंडिंग ऑफ पेन नोसेप्टर इन द स्किन। A burn that extends through the full thickness of the skin along with subcutaneous tissue called third degree burn. Blister are mainly seen in फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर जो फफोले हो जाते हैं वो कब दिखाई देते हैं, सेकंड डिग्री बर्न के अंदर, थर्ड डिग्री बर्न के अंदर या फिर फोर्थ डिग्री बर्न के अंदर। तो बी इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ब्लिस्टर मीन्स कलेक्शन ऑफ फ्लूइड ब्लो और विद इन द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर थोड़ा सा हम बात करें फ्लूइड है वो हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कहते हैं। बिकॉज सेकंड डिग्री बर्न इन्वॉल्व एपिडर्मिस एंड पार्ट ऑफ डर्मिस, सो फ्लूइड कलेक्शन अकर्स बिटवीन डर्मिस एंड एपिडर्मिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In the case of burn, the involvement of the epidermis only comes under 4th degree, थर्ड डिग्री, फर्स्ट डिग्री या फिर सेकंड डिग्री। सही ऑप्शन की बात करें अपन इसके, तो फर्स्ट डिग्री इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। फर्स्ट डिग्री वर्न इज अ सुपरफिशियल वर्न इन विच वर्न इज लिमिटेड टू आउटर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, यानी कि जो फर्स्ट डिग्री वर्न होता है वो लिमिटेड एरिया में ही पाया जाता है और बिल्कुल अपर लेयर जो होती है बहुत हल्का फुल्का जलना जिसे अपन कहते हैं। इट्स मार्क्ड बाई रेडनेस, टेंडरनेस एंड माइल्ड पेन। अब कॉमन एग्जाम्पल है सनबर्न, जो सनबर्न होती है वो फर्स्ट डिग्री बर्न होती है। आगे देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर अफेक्टेड इन केस चाइल्ड हैड सेकंड डिग्री बर्न, यानी कि सेकंड डिग्री बर्न हुआ है किसी को तो कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि अफेक्टेड हुए होंगे। ऑल एपिडर्मिस एंड डर्मिस बर्न हो गई है, ऑल एपिडर्मिस डर्मिस इंक्लूडिंग मसल्स एंड बोन्स बर्न हो गई है। एपिडर्मिस का 7/8 पार्ट्स हो गया है और डर्मिस का 1/2 अपेंडिसेस में भी अफेक्टेड हो सकते हैं। एपिडर्मिस का 1/2 और डर्मिस का 7.8 अपेंडिसेस अफेक्टेड हो गए हैं। सही ऑप्शन की बात करें तो डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। In second degree burn, affected part of skin are all epidermis 1/2 and 7/8 part of dermis. Printing mistake in the questions. ठीक है, क्या प्रिंटिंग मिस्टेक्स हुई है, ऑल एपिडर्मिस का 1/2 और डर्मिस का 7/8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टाइप ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी विच कैन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फुल थिकनेस बर्न इंजरी, कौन सी विटामिन है, तो स्किन से रिलेटेड एक ही विटामिन हमारे सामने आती है, कौन सी, विटामिन डी। देखिए, स्किन के अंदर एक विटामिन पाई जाती है जैसे हम विटामिन डी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। एक कोलेस्ट्रॉल का प्रकार ही है
जो कि विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जब अपन सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं। सो इन केस ऑफ बर्न विटामिन डी डेफिशिएंसी में भी अकर्स, यदि बर्न हो गया है तो सीधी सी बात है स्किन के अंदर से विटामिन डी खत्म हो गया है। What is the percentage of a large burn area total body surface? More than 10%, more than 25%, more than 35%, more than 50%। ठीक है, सही ऑप्शन की बात करें, लार्ज बर्न एरिया का टोटल सरफेस एरिया कितना रहेगा, तो बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। थर्ड डिग्री बर्न ओवर 10% ऑफ टीबीएस है, सेकंड डिग्री बर्न ओवर 25% टीबीएस है, ऑल फोर्थ डिग्री बर्न कॉल्ड मेजर बर्न। ठीक है, आगे देखिए, एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ लार्ज बर्न एरिया इज डन बाय रूल ऑफ 9, पेशेंट हैंड अप्रोक्सीमेटेड टू 1 डिग्री टोटल बर्न सरफेस एरिया, लन एंड वोलर चार्ट, कैलकुलेशन ऑफ बॉडी मास इंडेक्स। इसके लिए कौन सा नियम काम करता है, सी वाला नियम, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, अ 4 year old फीमेल चाइल्ड सफर्ड सीवियर बर्न इन अ हाउस फायर, हाउ विल यू एग्जाम द एक्सटेंट ऑफ हर बर्न, किस तरीके से आप उसके बर्निंग की जो परसेंटेज है वो निकालेंगे। पार्कलैंड फॉर्मूला लगाएंगे, लन एंड ब्राउडर चार्ट देखेंगे, हार्टमैन फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर रूल ऑफ 10 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सही ऑप्शन की बात करें तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। लन एंड ब्राउडर चार्ट यूज्ड फॉर हेड इंजरी के लिए, एक्यूट एब्डोमेन के लिए, बोन इंजरी के लिए, या फिर वंस के लिए, तो वंस के लिए इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, रूल ऑफ द 9 यूज इन वन पेशेंट फॉर एस्टिमेशन ऑफ 1% ऑफ टीबीएस है, बर्न डेप्थ, बर्न इंजरी या फिर डिहाइड्रेशन। जो रूल ऑफ 9 है उसको बर्न पेशेंट के एस्टिमेशन के लिए किस तरीके से यूज किया जाता है, क्या परसेंटेज निकालते हैं, बर्न की डीपनेस निकालते हैं अपन, या फिर बर्न इंजरी देखते हैं, या फिर डिहाइड्रेशन देखते हैं। तो सही ऑप्शन रहेगा ए, बर्न की परसेंटेज अपन निकालते हैं टोटल बॉडी सर्फेस एरिया की। ठीक है, टीबीएससी की फुल फॉर्म ये है। रूल ऑफ 9 किस तरीके से काम करता है, जिसे अपन वेलेस रूल ऑफ 9 भी कहते हैं, यूज फॉर एस्टिमेटिंग ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया स्किन दैट हैज बीन बर्न, यानी टोटल परसेंटेज अपन निकालते हैं। एडल्ट की बात कर रहे हैं तो हेड 9% को रिप्रेजेंट करता है, ईच अपर एक्सट्रीमिटी 9% को रिप्रेजेंट करती है, बैक ऑफ द ट्रंक 18% को रिप्रेजेंट करती है, फ्रंट 18% को करता है, जिसमें से 9% चेस्ट को लेते हैं, 9% एब्डोमेन को लेते हैं। ईच लोअर एक्सट्रीमिटी लोअर लिम्ब 18% को करते हैं, जिसमें से 9% थाई को करती है, 9% लोअर पार्ट को करती है, और पेरिनियम 1% को रिप्रेजेंट करता है। द बर्न एरिया इन चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ 10 ईयर एंड एस्टिमेट बाई डन ऑफ द फॉलोइंग, 10 से ऊपर का कोई बच्चा है उसके लिए कौन सा रूल काम करेगा, रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 9, डिग्री ऑफ बर्न, या फिर रूल ऑफ 4। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है, यूजिंग रूल ऑफ 9% ऑफ द राइट लोअर लिम्ब बर्न इज, परसेंटेज ही हमसे पूछ रहा है, लोअर लिम्ब की बात कर रहा है, राइट लोअर लिम्ब की हमसे बात कर रहा है, तो कितना रहेगा, सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा, जिसमें से 9% तो थाई का हो गया, 9% नीचे वाले पार्ट का हो गया। ठीक है, इसने पर्टिकुलर नहीं बताया तो हम उसको टोटल 18% लेके चलेंगे। A client admitted into emergency ward with circumferential rounded burn to upper half of both legs and lower half of anterior torso trunk. What would be percentage burn calculated nurse according to rule of 9? Rule of 9 लगा के यदि आप इसका कैलकुलेशन निकालेंगे तो 27% इसका राइट आंसर आएगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। अपन लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 50 नंबर का क्वेश्चन। What percentage does burn of genitalia constitute by the rule of 9? genitalia constitute को यदि burn हुआ है तो किस प्रकार से अपन उसको निकालेंगे, तो उसका कितना परसेंटेज निकलेगा, तो उसका 1% निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने आज की वीडियो के अंदर स्किन के 15 क्वेश्चन कर लिए। आगे की वीडियो में हम 51 से स्टार्ट करके नेक्स्ट तक कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।